नमस्कार दोस्तों, मैं अमन स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन हब पे। आज है 3 जनवरी और दिन है मंगलवार। तो चलिए जानते हैं आज से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि आज के दिन 3 जनवरी के दिन इतिहास में हुआ क्या था। तो जैसा कि यहाँ पे पहला लिखा है कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन में पौष मेले का उद्घाटन 1894 में किया। तो कई बार पूछा जाता है कि पौष मेला कहाँ पर लगता है। तो शांति निकेतन आपने पता है पश्चिम बंगाल में है, तो पौष मेला भी कहाँ पे लगेगा, पश्चिम बंगाल में। तो आज ही के दिन पौष मेले की शुरुआत, ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया था। तो ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। और आपसे पूछा जाता है कि देश का पहला मौसम विज्ञान रॉकेट का नाम क्या था। ठीक है, तो देश के पहले मौसम विज्ञान रॉकेट का नाम था मेनका, और उसका प्रक्षेपण भी आज ही के दिन 1968 में किया गया था, 1968 में किया गया था। और आप सभी लोगों ने सावित्री बाई फुले का नाम सुना होगा, जो जिन्हें भारत की पहली महिला टीचर के नाम से भी जाना जाता है। वह एक महिला शिक्षिका थी, कवित्री थी और समाज सुधारक भी थी। ठीक है, तो उनका जन्म आज ही के दिन हुआ है 1831 में। ठीक है, तो आज के दिन ये 3 इंपॉर्टेंट घटनाएं हुई हैं। ठीक है, कि पहला कि पौष मेले का उद्घाटन, दूसरा आपका कि मेनका जो कि भारत का पहला मौसम विज्ञान रॉकेट था उसका प्रक्षेपण, और आज ही के दिन भारत की पहली महिला शिक्षिका, समाज सेवी, कार्यकर्त्री और कवित्री सावित्री बाई फुले का जन्म हुआ था 1831 में। हम कुछ पिछले दिनों के दिवस के बारे में देख लेते हैं। तो 1 जनवरी के दिन हम लोग वैश्विक परिवार दिवस के रूप में मना लेते हैं। ठीक है, और अगला है आपका कि डीआरडीओ। तो डीआरडीओ का स्थापना दिवस भी हम लोग 1 जनवरी को मनाते हैं। ठीक है, इसका इस साल 65वां स्थापना, सॉरी यहाँ पे 64, तो 2023 में, ठीक है, इसका 65वां स्थापना दिवस मनाया गया। और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1958 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, नई दिल्ली में। और डॉक्टर समीर वी कामत वर्तमान समय में इसके अध्यक्ष हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि आज के दिन 3 जनवरी को, ठीक है, सावित्री बाई फुले का जन्म हुआ था, तो आज के दिन उनका जन्म दिवस मनाया जा रहा है आज के दिन। ठीक है, और कोई विशेष दिवस नहीं है। तो 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस और 1 जनवरी को ही डीआरडीओ की स्थापना दिवस मनाया जाता है। और 3 जनवरी के दिन सावित्री बाई फुले जी का जन्म हुआ था। ठीक है, तो आज के दिन उनका जन्म दिवस मनाया जा रहा है। तो ये रहे आज के इतिहास और दिवस। अब बढ़ते हैं करेंट अफेयर्स की ओर। तो यहाँ पर पहला करंट अफेयर्स है कि ब्राजील के 39वें राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली। ऑप्शन ए है आपका गोराल्डो अल्कमीन, ऑप्शन बी है लूला डा सिल्वा, ऑप्शन सी है आपका जोस सेरा, और ऑप्शन डी है जायर बोल्सोनारो। तो जानते हैं लुइज इनासियो लूला डा सिल्वा ने ब्राजील के 39वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। ब्राजील में पिछले वर्ष अक्टूबर में संपन्न हुए जनरल इलेक्शन में उन्हें 60.3 मिलियन वोट मिले, जबकि तत्कालीन राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो को 58.2 मिलियन वोट मिले। वह वर्कर पार्टी के एक संस्थापक सदस्य हैं। वह 1 जनवरी 2003 से 31 दिसंबर 2010 के बीच 2 बार ब्राजील के राष्ट्रपति रह चुके हैं। 1 जनवरी 2023 से वह तीसरी बार देश का नेतृत्व करेंगे। तो यहाँ पूछा गया है कि ब्राजील के 39वें राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ लिया। तो आपका सही ऑप्शन होता है लूला डा सिल्वा। और यहाँ पे थोड़ा सा जानते हैं ब्राजील के बारे में। तो ब्राजील के तो के बारे में जाना जाए तो ब्राजील जो है एक दक्षिण अमेरिका, ठीक है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का देश है। और इसकी राजधानी की बात करें, राजधानी जो है, राजधानी है ब्रासिलिया। और इसकी मुद्रा का नाम है रियल। ठीक है, मुद्रा का नाम है रियल। तो यहाँ पे आप जान पाए कि 39वें राष्ट्रपति कौन बने, लूला डी सिल्वा। ठीक है, उस यह किस कॉन्टिनेंट, किस महाद्वीप में आता है, तो दक्षिण अमेरिका। और यहाँ की राजधानी है ब्रासिलिया और इसकी मुद्रा का नाम है रियल। आगे बढ़ते हैं, कौन सा देश यूरो को अपना करेंसी के रूप में अपना लिया है। ऑप्शन ए यूके, ऑप्शन बी है डेनमार्क, ऑप्शन सी है स्वीडन और ऑप्शन डी है क्रोएशिया। तो जानते हैं यूरोपीय देश क्रोएशिया ने आधिकारिक तौर पर यूरो को अपना करेंसी अपना लिया है। जनवरी 2023 की आधी रात से क्रोएशिया ने अपनी मुद्रा कूना को अलविदा कह दिया। साथ ही क्रोएशिया सेगेन जोन में शामिल हुआ है। सेगेन जोन दुनिया का सबसे बड़ा फ्री वीजा जोन है। इसके साथ ही क्रोएशिया 20वां यूरोपियन यूनियन स्टेट बन गया है जिसने यूरो को अपनी ऑफिशियल करेंसी के रूप में स्वीकार किया है। क्रोएशिया यूरोपियन यूनियन का सदस्य देश 1 जुलाई 2013 को बना था। तो यहाँ पूछा गया है कि यूरो को अपनी मुद्रा अपनाने वाला देश कौन सा बना है। तो आपका सही ऑप्शन होता है क्रोएशिया। तो आप सामान्य से जानकारी जान लेते हैं क्रोएशिया के बारे में। तो क्रोएशिया यूरोप महाद्वीप में स्थित है।
ठीक है। क्रोएशिया यूरोप महाद्वीप में स्थित है और इसकी राजधानी जो है जाग्रावे है, जाग्रेव है, ठीक है। इसकी राजधानी का नाम जाग्रेव है। और मुद्रा की बात पूछे तो यहाँ पर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 1 जनवरी 2023 से पहले इसकी मुद्रा का नाम क्या था, कूना था, ठीक है, कूना था। और अब इसने किसको अपना लिया है, यूरो को। और यूरो की बात किया जाए तो यूरोपियन संघ में कुल 28 देश हैं, ठीक है। 28 में से अब कुल 20 देशों ने, ठीक है, यूरो को अपना आधिकारिक मुद्रा अपना लिया है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछे कि क्रोएशिया की मुद्रा का नाम क्या है, तो अब क्या होगा, यूरो। और पहले क्या था, तो आपका कूना, ठीक है। तो कूना को छोड़कर उसने यूरो को अपना लिया है। अब यहाँ पे जानते हैं यूरो के बारे में। तो यूरो का सिंबल कुछ इस प्रकार से होता है और इसका आधिकारिक नाम, यूरो का आधिकारिक नाम 16 दिसंबर 1995 को, ठीक है, दिया गया था, ठीक है। 16 दिसंबर 1995 को दिया गया था। तो यहाँ पूरी जानकारी होगी। क्रोएशिया ने अब कूना को छोड़कर अपना यूरो आधिकारिक मुद्रा अपना लिया है। इसकी राजधानी का नाम जाग्रेब है और क्रोएशिया जो है यूरोप कॉन्टिनेंट का देश है, ठीक है। अगला है आपका कि पुर्तगाल के स्टार स्ट्राइकर क्रिस्टियानो रोनाल्डो किस फुटबॉल क्लब से जुड़े हैं। ऑप्शन ए अल नासर, ऑप्शन बी है मैनचेस्टर यूनाइटेड, ऑप्शन सी है आपका जुवेंटस और ऑप्शन डी है आपका अल शबाब। तो जानते हैं यहाँ पे पुर्तगाल के स्टार स्ट्राइकर क्रिस्टियानो रोनाल्डो सऊदी अरब के फुटबॉल क्लब अल नासर से जुड़ गए हैं। क्लब अल नासर ने फ्री ट्रांसफर पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो के हस्ताक्षर की घोषणा की। फीफा वर्ल्ड कप 2022 से ठीक पहले फेमस फुटबॉल क्लब मैनचेस्टर यूनाइटेड ने उनका कॉन्ट्रैक्ट टूट गया था। उन्होंने अल नासर के साथ लगभग 2.5 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया है। क्लब के साथ उनका कॉन्ट्रैक्ट जून 2025 तक का है। क्लब की बात करें तो वह मैनचेस्टर यूनाइटेड, रियल मैड्रिड, जुवेंटस के लिए खेल चुके हैं। तो यहाँ पूछा गया है कि पुर्तगाल के स्टार क्रिकेटर क्रिस्टियानो रोनाल्डो किस फुटबॉल क्लब से जुड़े हैं। तो आपका सही ऑप्शन होता है अल नासर। और इससे पहले किससे जुड़े थे, तो मैनचेस्टर यूनाइटेड से, ठीक है। मैनचेस्टर यूनाइटेड से जुड़े थे, जिनका कि फीफा वर्ल्ड कप के बाद इनका कॉन्ट्रैक्ट टूट गया। तो अब इनका कॉन्ट्रैक्ट किसके साथ हो गया है, अल नासर। अब यहाँ पे थोड़ा सा जानकारी हम पुर्तगाल के बारे में दे लेते हैं। तो पुर्तगाल जो है यह भी यूरोपीय संघ का देश है, ठीक है, मतलब यह यूरोप कॉन्टिनेंट में आता है। और पुर्तगाल की राजधानी जो है उसका नाम है लिस्बन, लिस्बन। और जैसे मैंने बताया कि यूरोपीय संघ में कुल 28 देश हैं और 28 में से वर्तमान में से लगभग 20 देशों ने अपनी आधिकारिक मुद्रा किसको घोषणा की है, तो यूरो को। तो यहाँ पर पुर्तगाल की भी मुद्रा का नाम क्या है, यूरो है, ठीक है। तो पुर्तगाल के हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जो कि पहले मैनचेस्टर यूनाइटेड की तरफ से खेलते थे, अब अल नासर से खेल रहे हैं। और अल नासर किसका फुटबॉल क्लब है, तो सऊदी अरब का, ठीक है। तो सऊदी अरब की तरफ से अब क्या होंगे, सऊदी अरब के फुटबॉल क्लब से, ठीक है, कौन जुड़ गए, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं। ऑप्शन ए है भरत सुब्रमण्यम, ऑप्शन बी है आदित्य मित्तल, ऑप्शन सी है आपका कौस्तव चटर्जी और ऑप्शन डी है प्रणव आनंद। तो यहाँ पर जानते हैं कि कौस्तव चटर्जी नई दिल्ली में MPL 59वीं राष्ट्रीय सीनियर शतरंज चैंपियनशिप में भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। 19 वर्षीय कौस्तव GM मितबाह गुआ के खिलाफ अपना खेल ड्रॉ किया। 16 वर्षीय आदित्य मित्तल भारत के 77वें ग्रैंड मास्टर हैं और कोलकाता के रहने वाले कौस्तव पश्चिम बंगाल के 10वें ग्रैंड मास्टर हैं। कौस्तव ने अक्टूबर 2021 में बांग्लादेश में शेख स्लेम में अपना पहला GM नॉर्म हासिल किया था। तो यहाँ पे GM का मतलब है ग्रैंड मास्टर। तो यहाँ पे सबसे पहले जानते हैं कि ग्रैंड मास्टर किसे कहते हैं। तो यह शतरंज में सर्वश्रेष्ठ कोटि के खिलाड़ी, जैसे हर एक खेल में क्या होता है कि सबसे अच्छे जो, जैसे कि भारत के लिए सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार क्या है, तो भारत रत्न है, ठीक है। तो उसी प्रकार से शतरंज के लिए सर्वोच्च पुरस्कार, जो सर्वोच्च पद होता है वो क्या होता है, ग्रैंड मास्टर। तो जिसकी सबसे बड़ी उपलब्धि होती है, ठीक है, जो सबसे अच्छा खेलता है उसे ग्रैंड मास्टर बनाया जाता है। तो भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं, कौस्तव चटर्जी, ठीक है, कौस्तव चटर्जी। और यह किस राज्य से बिलोंग करते हैं, तो इनका संबंध है कोलकाता से, ठीक है, इनका संबंध कोलकाता से है। ये 78वें है। और 77वें की बात करें तो आदित्य मित्तल हैं। अगर आपसे पूछा जाए, अच्छा ये कोलकाता के 10वें हैं, ठीक है, और आपसे पूछा जाए कि भारत में सबसे अधिक ग्रैंड मास्टर किस राज्य में है, तो तमिलनाडु में, ठीक है, भारत में सबसे अधिक ग्रैंड मास्टर तमिलनाडु में है। और यहाँ पे ग्रैंड मास्टर का खिताब देता कौन है, तो विश्व शतरंज महासंघ के द्वारा ग्रैंड मास्टर का खिताब दिया जाता है। ग्रैंड मास्टर का खिताब अगर आपसे कोई पूछे तो विश्व शतरंज
महासंघ के द्वारा, ठीक है, ग्रैंड मास्टर का खिताब दिया जाता है। तो भारत के 78वें, ठीक है, कौन बने? कौस्तुभ चटर्जी। 77वें कौन थे? आदित्य मित्तल थे, ठीक है। कौस्तुभ चटर्जी का संबंध किस राज्य से? कोलकाता से, या मतलब पश्चिम बंगाल से है। और सबसे अधिक भारत में ग्रैंड मास्टर किस राज्य से हैं? तो तमिलनाडु से। अगला है आपका राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम के इंक्यूबेशन सेंटर का उद्घाटन किस शहर में किया गया? तो ऑप्शन ए है भोपाल, ऑप्शन बी है चेन्नई, ऑप्शन सी है नई दिल्ली और ऑप्शन डी है पटना। तो जानते हैं कि केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम में इंक्यूबेशन सेंटर का उद्घाटन किया। केंद्र इस स्टार्टअप को आगे बढ़ाने के लिए सहायता भी प्रदान करेगा। डॉक्टर सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्टार्टअप इंडिया की घोषणा के बाद एनआरडीसी ने खुद को राष्ट्रीय स्तर का एकमात्र पीएसयू बनने के लिए तैयार किया है। राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम यानी कि एनआरडीसी की स्थापना 1953 में भारत सरकार के द्वारा की गई थी। तो अगर आपसे पूछे कि एनआरडीसी यानी कि राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम की स्थापना कब हुई थी? तो 1953 में की गई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो इसका हेडक्वार्टर है पुणे में। और इसके इंक्यूबेशन सेंटर का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? तो इसके इंक्यूबेशन सेंटर का उद्घाटन किया गया है नई दिल्ली में। और यह, ठीक है, यह इसके मंत्री वर्तमान समय में कौन है? तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह, डॉक्टर जितेंद्र सिंह है, ठीक है। क्योंकि यह किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह है। और उन्होंने ही नई दिल्ली में राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम के इंक्यूबेशन सेंटर का उद्घाटन किया है। और इसकी स्थापना कब की गई थी? 1953 में। और हेडक्वार्टर पुणे में है। अगला है पशुओं के लिए भारत के पहले इन विट्रो फर्टिलाइजेशन मोबाइल यूनिट की शुरुआत किस राज्य में की गई है? ऑप्शन ए है गुजरात, ऑप्शन बी है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश और ऑप्शन डी है बिहार। तो जानते हैं कि पशुओं के लिए देश के पहले इन विट्रो फर्टिलाइजेशन यानी कि इसको शॉर्ट फॉर्म में आईवीएफ कहते हैं, मोबाइल यूनिट की शुरुआत गुजरात के अमरेली में की गई है। केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने मोबाइल आईवीएफ लैब का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि आईवीएफ मोबाइल वैन को भारत सरकार और अमर डेयरी के एक संयुक्त उद्यम के रूप में शुरू किया गया है। इस यूनिट की मदद से अमरबेली में पशुपालकों को आईवीएफ तकनीकी उपलब्ध कराने का काम शुरू हो गया है। तो यहाँ पे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन सिस्टम जैसे एक क्या होता है कि जब पशुओं को, ठीक है, प्रजनन का एक कृत्रिम तरीका होता है, तो उन्हें हम लोग इन विट्रो फर्टिलाइजेशन सिस्टम के नाम से जानते हैं, ठीक है। और इसके शुरुआत कहाँ पे की? गुजरात के अमरेली में, गुजरात के अमरेली में की गई। यहाँ पे थोड़ी सामान्य जानकारी गुजरात के बारे में जान लेते हैं। तो गुजरात की राजधानी सभी ने पता है कि गुजरात की राजधानी है गांधीनगर, ठीक है। और वर्तमान समय में गुजरात के जो गवर्नर हैं, राज्यपाल हैं, उनका नाम है आचार्य देवव्रत। और अभी हाल ही में गुजरात में चुनाव हुए हैं, तो गुजरात के जो मुख्यमंत्री बने हैं उनका नाम है भूपेंद्र भाई पटेल, ठीक है, भूपेंद्र भाई पटेल। अब यहाँ पे ये चीज़ है कि गुजरात में जो चुनाव हुए थे विधानसभा के, तो विधानसभा की सीटों की संख्या कितनी है? तो विधानसभा की सीटों की संख्या गुजरात में 182। तो 182 सीटों पे चुनाव हुए थे। गुजरात में लोकसभा की सीटों की संख्या कुल कितनी आती है? तो 26। और राज्यसभा की सीटों की संख्या कितनी आती है कुल? तो 11, ठीक है। तो राज्यसभा की सीटों की संख्या कुल कितनी आती है? 11। तो यहाँ पे पहले तो पूछा गया कि भारत के पहले इन विट्रो फर्टिलाइजेशन मोबाइल यूनिट की शुरुआत किस राज्य में हुई? तो गुजरात के अमरेली में हुआ। और गुजरात के बारे में, गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर है। यहाँ के वर्तमान समय में राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं और मुख्यमंत्री कौन है? भूपेंद्र भाई पटेल हैं। विधानसभा की सीटों की संख्या 182 है, लोकसभा में कुल सीटों की संख्या 26 है और राज्यसभा में सीटों की संख्या कुल है 11। अगला क्वेश्चन है किसने इंडियन एयरफोर्स के वेस्टर्न एयर कमांड का पदभार ग्रहण किया है? ऑप्शन ए एयर मार्शल राजीव कुमार, ऑप्शन बी है एयर मार्शल पंकज मोहन सिन्हा और ऑप्शन सी है एयर मार्शल एस प्रभाकरन और ऑप्शन डी है एयर मार्शल अनिल चोपड़ा। तो जानते हैं इंडियन एयरफोर्स के वेस्टर्न एयर कमांड का
कार्यभार एयर मार्शल पंकज मोहन सिन्हा को 1 जनवरी 2023 से दिया गया है। एयर मार्शल पंकज मोहन सिन्हा पुणे के राष्ट्रीय रक्षा अकादमी से स्नातक हैं। वह जून 1985 में एक लड़ाकू विमान पायलट के रूप में इंडियन एयरफोर्स में शामिल हुए थे। एयर मार्शल पंकज मोहन सिन्हा को अति विशिष्ट सेवा पदक और विशिष्ट सेवा पदक से भी सम्मानित किया जा चुका है। उन्होंने एयर मार्शल एस प्रभाकरन का स्थान लिया है। तो पूछा गया है कि वेस्टर्न एयर कमांड का प्रमुख किसे बनाया गया है, तो आपका सही ऑप्शन होता है एयर मार्शल पंकज मोहन सिन्हा। ठीक है, और यह किसका स्थान ग्रहण किए हैं, तो एस प्रभाकरन का यह स्थान ग्रहण किए हैं। तो इनके स्थान पे अब पंकज मोहन सिन्हा आ गए। अब थोड़ी सी जानकारी हम एयरफोर्स के बारे में ले लेते हैं। तो इंडियन एयरफोर्स IAF की जो स्थापना हुई थी 8 अक्टूबर 1932 को हुआ था, और इसका जो हेडक्वार्टर है वह है नई दिल्ली में। और इसके अध्यक्ष जो है वर्तमान समय में एयर जो प्रमुख है उनका नाम क्या है, RK भदौरिया है। ठीक है, RK भदौरिया इसके अध्यक्ष हैं। अब यहाँ पे नाम आता है कि इंडियन एयरफोर्स के वेस्टर्न एयर कमांड, तो यहाँ पे कमांड की बात आता है। तो अगर आपसे पूछे कि इंडियन एयरफोर्स के कुल कितने कमांड है, तो इंडियन एयरफोर्स के कुल 7 कमांड है। ठीक है, पहला है आपका पश्चिमी कमांड, जिसके बारे में हमने चर्चा किया था, वेस्टर्न कमांड। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। दूसरा है आपका दक्षिण पश्चिम कमांड। ठीक है, ये पहला है। और दूसरा है आपका दक्षिण साउथ वेस्ट कमांड। ठीक है, ये दूसरा है। उसके बाद आपका आता है साउथ कमांड, तीसरा। और चौथा आपका आता है, ठीक है, मध्य कमांड। पांचवा आता है आपका वेस्ट मतलब ईस्टर्न कमांड, पूर्वी कमांड। तो ये 5 ये हो गए। और छठा है आपका प्रशिक्षण कमांड। और सातवां है आपका अनुरक्षण कमांड। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इंडियन एयरफोर्स में कुल कमांडो की संख्या कितनी है, तो 7 है। वेस्टर्न कमांड, ठीक है, साउथ वेस्ट कमांड, साउथ कमांड, मिडिल मतलब कि आपका मध्य कमांड, पूर्वी कमांड, प्रशिक्षण कमांड और अनुरक्षण कमांड। और यहाँ पे वेस्टर्न कमांड के प्रमुख कौन बने हैं, एयर मार्शल पंकज मोहन सिन्हा। IAF की स्थापना कब हुई थी, 8 अक्टूबर 1932 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, नई दिल्ली में। अध्यक्ष वर्तमान समय में RK भदौरिया है। तो दोस्तों ये रहे आज के करंट अफेयर्स के अपडेट्स। अब समय है कल के पूछे गए क्वेश्चन का आंसर देने का। तो कल आपसे पूछा गया था कि रेड डाटा सूची कौन जारी करता है, तो जिसका सही उत्तर था IUCN, यानी कि इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर। जिन्होंने भी सही उत्तर दिया उनके लिए बधाई। अब समय है आज के क्वेश्चन का। तो आज का क्वेश्चन है आपका कि NRDC यानी कि आपका रक्षा अनुसंधान विकास निगम, ठीक है, NRDC यानी कि रक्षा अनुसंधान विकास निगम की स्थापना कब की गई। ठीक है, NRDC की स्थापना कब की गई, आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। इस PDF को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।